नमस्कार। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता का अगला भाग। चंदर के जाने के जरा देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जीत को मान लेना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कोर खाए ही होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। और देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और विनीति भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो विनीति 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, आप विनीति को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है, सुधा बोली। क्यों? तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तो तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब बस हम पढ़ेंगे, MF कर लेंगे, फिर BA, फिर MA, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो। बातें तो सुनो इसकी। ला दो नान खटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा, लो रख लो। नहीं, पहले बता दो। अच्छा नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाई रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाई खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, ब्याह नहीं करूँगा, यह तो कह दिया मैंने। लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा या मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा है, चलो हार, महाराजी ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बिरान जात है। महाराजिन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था। कल गेशु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेशु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर खाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है, सुधा सुन नहीं पाएगी। और गेसू ने भी कितना बुरा माना होगा। यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने, उठने बैठने में कतर ब्योत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से न जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा और सुधा कितना रोई थी।
उस दिन यह चंदर बहुत खराब है। सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता तो उससे दुगना सुधा पर रोब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेगा। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए, अब आज ही देखो सुबह 8 बजे आए और अब 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, ना नींद आएगी, ना किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसा काम कैसे चलेगा, इम्तिहान को कितने दिन बचे हैं और सुधा की तबीयत सिवा कविता के और कुछ पढ़ने में लगता ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और अपने में मस्त साइकिल पर घूम रहा है। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिया के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और ख़ास तौर से उसकी पलकें तो अपराजिता के फूलों को मात करती थी और इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगिया होंठ पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों को बनी हों। गेशु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजा था। वह पल भर खड़ी रही और उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेशु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसकी चुटीली डोरों के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं, किसे बुलाया था रानी? 2 बजे, जरा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। ओफो, सुधा बाह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहीं की। ये सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले ही सुधा कुछ कहे गेसु बोली, या सनम जरा पढ़ाई तो देखो, मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसीलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेती हैं। यह नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें अभी से बेताब क्यों हुए जाती है? अरे रानी, उनकी चोटी कहाँ, मियाँ है मियाँ। चोटी ना सही दाढ़ी सही, दाढ़ी खुदा करे मगर वो दाढ़ी रख ले तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ लूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊं बताऊं बताऊं, कुछ नहीं, अब कब आएगी तू? गेसु सुनो, इसी मंगल नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही हैं, वो चली जाएंगी जब तब आऊँगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली, अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। हाँ, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी। गेसु ने बैठते हुए कहा, तेरा ही मर्ज लग गया। सुधा ने हंसकर कहा, देख कहीं और भी मर्ज न लग जाए, वरना तेरे लिए भी इंतजाम करना होगा। गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा, अरे ये वो गुड़ नहीं कि चांटे खाएं। देखूंगी और देखूंगी, क्या देख रही हूँ? इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू। पहले कितना हंसती बोलती थी, कितना लड़ती झगड़ती थी, और अब
कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेशु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहीं की। सुधा ने गेशु को एक हल्की सी चपत मार कर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली पुलाव है। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी, ये हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच, क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेशु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेशु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, न शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी ना रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछ तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है कि किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, ये सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं तो उनमें उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगता है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है, लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेशु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्यालों के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेशी बानो, इनमें इसमें मन को जांचने की क्या बात? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे मालूम नहीं होता? सुधा बोलो, लेकिन तू ऐसा क्यों सोचती है? बात यह है सुधी, गेशु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेजी शायरी छान डाली, लेकिन ज़िंदगी में जितना मुझे साबिका पड़ चुका है अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, यह खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हम अपने सिर रख देते हैं वह झटके से अपने कदम घसीट लेता है। उसी वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था। उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि बेचैन हो उठती हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक आसार तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं यह नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है। कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे ये राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेशु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तू कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ़ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ़ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूँगी उसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है? बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुवार है, तू इन तकलीफ़ों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेशु ने उसका सिर अपनी छाती से छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? गेशु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो यही सब भरा रहता है। आजकल वहीं तू सबको समझती। इंतज़ार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई? असल बात तो यह है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था।
मेरी तो अम्मी ने कहा वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी, लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेशु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी तुझसे एक सवाल पूछूं? हाँ, अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गए, कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। कभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिंटी को लेके आएंगे और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिखा पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वहाँ अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं, एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में किससे वह कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है और काम नौकरों से करवा भी ले, पर अब मास्टर तो नौकर नहीं ढूंढवाया जा सकता, उन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। और चंदर का यह हाल है। इसी पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रखा है? 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिशरिया को जानती हो? वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे थे। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लेकर आंगन में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता था। तब सुधा की रूह कांप उठती थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह कुछ कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती थी कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेज पोज बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने। लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाहें गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंखों में आंसू छलक आए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर में वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला। इधर देखो, सुधा ने बड़े दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा क्या? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो
फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो, इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधा, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धो आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं, तुम्हारे घर से गए तो एक न एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरे ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में, लेकिन वो तो सौतेली हैं और वो तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं, क्योंकि चाचा जी ज़रूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे। आज वो भी नाराज़ होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा कि जिनकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख लें। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना, हमें अकेले भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो। जिंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस खरीदना है क्या? चंदर ने हंसकर कहा, एक आदमी दूसरे को समझे बूझे प्यार करे तो ब्याह के कोई माने तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। शेष कल, तब तक के लिए नमस्कार।